कहानी की शुरुआत होती है, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ चाइनीज मरीन सोल्जर्स ने मिलकर पूरे आतंकी संगठन को हिला कर रख दिया था। दरअसल दोस्तों, ये पूरी मूवी ही एक खतरनाक मिशन से भरी पड़ी है, जहाँ चाइनीज मरीन सोल्जर्स को एक के बाद एक खतरनाक मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा जाता है। और जैसे जैसे ये सोल्जर्स मिशन एग्जीक्यूट करते जाते हैं, वैसे वैसे ही ये मिशंस और भी ज्यादा टफ होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग पॉपकॉर्न चिप्स लेकर बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं बगैर कोई टाइम जाया किए। तो कहानी की शुरुआत में हम एक चाइनीज कार्गो शिप को देखते हैं, जहां कुछ सोमालियन समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया है। वहीं एक नेवी सोल्जर किसी तरह नेवी कॉल बेस में शिप हाईजैक होने की खबर भेज देता है। खबर मिलते ही एडमिरल जल्द ही स्पेशल यूनिट को वहां भेज देता है। ये स्पेशल फोर्स इतना खतरनाक है कि अगले मरहले में ही हम इन्हें सीधे हाईजैक हुए शिप के दरवाजे में पोजीशन लेते हुए देखते हैं। इतनी तेज प्लानिंग कैसे हुई, खुदा ही जानता है। खैर भाइयों, यहाँ स्पेशल फोर्स ने शिप को तीनों अतराफ से घेर लिया है। पहला तो आपने देख ही लिया, दूसरा बैकअप कवर देने के लिए हेलीकॉप्टर में स्नाइपर और तीसरा टीम मेंबर शिप को रोकने के लिए इंजन रूम में बम को फेंका जाता है। क्योंकि दोस्तों, समुद्री डाकुओं ने पहले ही फ्यूल वार्ड को जाम कर दिया है, जिस वजह से इस शिप को रोक पाना नामुमकिन होता जा रहा था। वहीं बेस से एडमिरल स्पेशल फोर्स को अलर्ट करते हुए साफ साफ कह देता है कि अगर शिप इतनी स्पीड में चलता रहा तो 10 मिनट में ही शिप सोमालिया के इलाके में पहुंच जाएगा। तो तुम लोगों को जो करना है इन्हीं 10 मिनट में करना ही है। ये सुनते ही टीम का कप्तान ब्रूस ली अपनी टीम को समझाते हुए कहता है, हमें बस एक ही मौका मिलने वाला है, तो शिप के हमले की सेफ्टी के लिए हमें समुद्री डाकुओं को एक ही बार में खत्म कर देना होगा। वही कप्तान स्नाइपर को निशाना बांधने के लिए ऑर्डर दे देता है। लेकिन वहाँ सपोर्टर डोंगली स्नाइपर से कहता है, शिप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है भाई, और हवा की रफ्तार भी काफी ज्यादा है। अगर हमें एक बेहतरीन निशाना लेना है तो हमें शिप को 120 से 300 मीटर के दायरे में रहना होगा। वही नीचे भी दूसरी टीम बम उड़ाने के लिए तैयार बैठी है। वक्त होने के साथ ही साथ स्नाइपर अपना एक बेहतरीन निशाना ले लेता है, साथ ही कप्तान भी आगे से उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है। और कुछ ही सेकंड्स में ऊपर के तमाम समुद्री डाकुओं को खत्म करके सिपाही अमले को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर लेते हैं। नीचे भी दूसरी टीम बम उड़ा कर बचे हुए कुछ समुद्री डाकुओं को खत्म कर देते हैं। लेकिन भाइयों, इनकी मुश्किलात यहीं खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि शिप पूरी तेजी के साथ सोमालियन सरहद की तरफ बढ़ रहा होता है। तो इनको शिप को भी हर हाल में रोकना होगा। वहीं नीचे मौजूद एक सिपाही को कुछ समझ न आया तो सीधा हाइड्रोलिक इंजन को ही उड़ा दिया। और हाँ दोस्तों, ये काम कर जाता है। शिप आखिरकार दूर आगे जाकर रुक जाता है। वहाँ बाहर मौजूद सिपाही देखते हैं कि एक डाकू बच गया है, जो कि छोटी कश्ती लेकर भाग रहा होता है। वही कैप्टन स्नाइपर को साफ साफ कह देता है कि बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही वह समुद्री डाकू खत्म हो जाना चाहिए। फिर दोस्तों, स्नाइपर सीधा उसका शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन शिकार करने के चक्कर में वो लोग सोमालियन बॉर्डर के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं। वही हम देखते हैं कि हथियारों के साथ डाकुओं से भरी हुई 3 कश्तियां इनकी तरफ आ रही हैं। इनको देख बेस से अफसर उसे वापस लौट आने को कहता है, लेकिन स्नाइपर इनकी बातों को टालकर फिर से शिकार करने में लग जाता है। वही दोस्तों, स्नाइपर एक परफेक्ट शॉट लेने ही वाला था, लेकिन तभी बाकी समुद्री डाकू उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं और इसी में से एक गोली सीधा आकर स्नाइपर के बाजू में लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरी टीम इसके गोली लगने की खबर सुनकर काफी परेशान हो जाती है। वही कैप्टन टीम को बताता है कि लुसियन अभी खतरे से बाहर है, लेकिन इसके कंधे में गोली लगने के कारण इसका स्पाइनल नर्व पूरी तरह डैमेज हो चुका है, जिस वजह से वह और कभी भी स्नाइपर नहीं चला पाएगा। अभी सीन शिफ्ट होता है मरकज सिटी में, जहाँ हम चाइनीज जर्नलिस्ट चुलबुली को देखते हैं। मूवी के दूसरे सीन में हम एक चाइनीज विश्लेषक जियान को देखते हैं, जो यूर नाम के एक देश में रहता है। वहीं उसको लीड मिलती है कि डॉक्टर विलियम नाम का एक साइंटिस्ट येलो केक नाम के यूरेनियम मटेरियल से एक बहुत ज्यादा खतरनाक बम बनाने वाला है, जो ताकत में लगभग एक परमाणु बम के बराबर होगा। असिस्टेंट अपने पिता से जानकारी प्राप्त होने के बाद इसीलिए वहाँ जियान को चुप रहने के लिए कह देता है। ये सब सुनकर गुस्से में जियान जब अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला होता है, तभी अचानक जोरदार धमाका हो जाता है। उसकी किस्मत की वह बच जाता है। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि इस खबर को जानने की वजह से उसकी जिंदगी बड़े खतरे में पड़ चुकी है। अब मूवी 5 दिन बाद के सीन में चली जाती है और इसमें दिखाया जाता है कि नेवी बेस में एक इमरजेंसी मैसेज जाता है कि यूर नाम के देश में युद्ध शुरू हो चुका है और वहाँ लगभग 130 चाइनीज लोग फंसे हुए हैं। उस साउथ अफ्रीका के देश में जाका नाम का एक संगठन पूरे देश को बर्बाद कर चुका है और वहाँ मौजूद सभी हाई कमिश्नरों का अपहरण और कत्ल कर देते हैं। इसलिए तुरंत उस देश की सरहद तक पहुँचना जरूरी होता है और वहाँ फंसे 130 चाइनीज को बचाना होगा। इस मिशन की जिम्मेदारी सियाओलोंग यूनिट फोर्स को दी जाती है। उनका काम होगा कि ये दूसरे देश की सरहद में एंट्री करके अपने लोगों को महफूज तरीके से उस शिप तक लेकर आना होगा। ये सब सुनते ही कैप्टन अपनी टीम के नौजवानों को तैयार होने के लिए आदेश देता है। सभी अपने वेपन और एम्यूनिशन तैयार करने लगे हैं। तभी टीम का कैप्टन कहता है कि हमारे पास अनलिमिटेड एमो नहीं होगा, इसलिए इसको सोच समझ कर इस्तेमाल करना होगा। कुछ ही देर बाद टीम का नया स्नाइपर सिन को वहाँ पहुँचता है। उसे देखकर सब टीम वाले कहते हैं कि इस रफ टफ स्नाइपर को फिर से हमारी टीम में किसने बुला लिया। दरअसल सिन को एक बेहद रफ एंड टफ
स्नाइपर होता है जो हमेशा रश मोड में अटैक करना पसंद करता है। खैर, अब सीन शिफ्ट होकर यूर देश के एक पावर प्लांट में चला जाता है। इसमें हम डॉक्टर विलियम को देखते हैं जो किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। वह कहता है कि कुछ दिनों पहले येलो केक पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वहां नहीं पहुंची है। अगर मैं किसी भी मुश्किल में पड़ा तो तुम सब लोग भी मेरे साथ बर्बाद हो जाओगे। और कहते हुए वह अपने पास एक पेन ड्राइव को अपने लॉकेट के अंदर छुपा लेता है। असल में इसी पेन ड्राइव के अंदर येलो केक से बम बनाने का पूरा फॉर्मूला होता है। इसी जगह पर विश्लेषक जिया और उसका असिस्टेंट एक मिशन के लिए जगह जगह छुपे होते हैं। इधर उस देश में मौजूद चाइनीज एम्बेसडर को भी देश छोड़कर जाने की तैयारी करते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही चाइनीज शिप पोर्ट के करीब पहुंचता है तो कैप्टन अपनी टीम को मिशन पर जाने के लिए तैयार होने का ऑर्डर देता है। पोर्ट पर जहाज के लंगर डालते ही सब चाइनीज लोग शिप पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन अब तक एम्बेसडर और वह साइंटिस्ट बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाए होते। तभी शिप के कैप्टन को खबर मिलती है कि उस देश के राष्ट्रपति का कत्ल कर दिया गया है और उसकी जगह एक नया शख्स जिसका नाम मेहदी है राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले चुका है। नया राष्ट्रपति चाइनीज गवर्नमेंट से इल्तिजा करता है कि उसकी पूरी फैमिली को पूरी सेफ्टी के साथ चीन ले जाया जाए। ये सब सुनकर कैप्टन इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही इस बारे में स्पेशल फोर्स को भी जानकारी दे देता है। दूसरी तरफ जैसे ही शिप आउट पर जानकारी प्राप्त होती है तो चाइनीज एम्बेसडर वहां की तरफ रवाना हो जाता है, लेकिन ये खबर देश के द्रोहियों तक पहुंच जाती है कि रास्ते में ही वे एम्बेसडर की कार पर अचानक हमला कर देते हैं। सैकड़ों विद्रोही कार पर गोलियां बरसाते हैं। कार में मौजूद एम्बेसडर और उनकी सेफ्टी टीम पास की एक बिल्डिंग में जाकर शरण लेती है। इस हमले की जानकारी जैसे ही नेवी तक पहुंचती है तो वे तुरंत सिपाही मिशन के लिए रवाना हो जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि इस देश की सेना भी इस मिशन में मदद करेगी ताकि सिपाही सफल हो सके। इस यूनिट फोर्स में कुल 8 मरीन शामिल थे। ये सभी बेहद ट्रेंड किए गए थे और निडर हैं और किसी भी मिशन में लड़ने की क्षमता रखते हैं। दूसरी तरफ जिस जगह वह साइंटिस्ट था वहाँ भी विद्रोही हमला करके उसे अगवा करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद जर्नलिस्ट जिया उनकी मदद के लिए आगे आता है। जिया अपने हाथ में मौजूद इलेक्ट्रिक गन से गुप्त तरीके से विद्रोहियों पर हमला करता है। बाद में इस पावर प्लांट के मुलाजिम भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। वे विलियम की जान बचाने की कोशिश करते हैं और किसी तरह वे लोगों को एक वैन में बैठाकर वहाँ से निकलने में सफल होते हैं। इन लोगों के पीछे वही जाका संगठन के लोग पीछा करते हुए गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ते हैं। वैन में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने लोगों के सामने उनकी संख्या सीमित होने के कारण वैन कुछ ही दूरी पर एक्सीडेंट की वजह से एक खाई में जा गिरती है। अब जियाओलोंग यूनिट फोर्स को देखा जाता है कि वे एम्बेसडर्स को रेस्क्यू करने के लिए शहर के दरमियान तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी दूरी तय करने के बाद वे समझते हैं कि अंदर का माहौल बेहद खतरनाक है। हर मोड़ पर विद्रोही रॉकेट लॉन्चर और गन्स लेकर एम्बुश कर रहे हैं। सड़कों पर अनगिनत लोग मरे पड़े हैं। नीचे से जाना बहुत मुश्किल होने के कारण पूरी टीम रूफटॉप के रास्ते आगे बढ़ती है। टीम के पास हथियार हैं जिनसे वे एक एक बिल्डिंग को कवर करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। इसी बीच उस संगठन के लोग कुछ नागरिकों को कैद कर लेते हैं और उनके साथ आत्मघाती बम जोड़ देते हैं। फिर उन्हें गाड़ी में बैठा कर आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि बम ब्लास्ट हो जाए। गाड़ी को रोकने की कई कोशिशें की जाती हैं। जैसे ही यह उस देश की सेना के पास पहुंचती है वहां एक भयानक धमाका हो जाता है। सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसके बाद नेवी टीम को पता चलता है कि एम्बेसडर्स एक बिल्डिंग में फंसे हुए हैं तो वे तुरंत उस बिल्डिंग पर ऑन ऑपरेशन शुरू करते हैं। लेकिन उसी समय जाका की टीम भी वहां पहुंच जाती है और एम्बेसडर्स की खोज में लग जाते हैं। नेवी टीम घात लगाए हुए दूसरी टीम का इंतजार करती है। जब विद्रोही पथराव करते हुए गोली चलाते हैं तब अचानक नेवी टीम उन पर हमला कर देती है और कुछ ही पल में सभी को नष्ट कर देती है। इसके बाद वे सभी लोगों को रेस्क्यू करके नीचे ले आते हैं ताकि उन्हें गाड़ी में बैठाया जा सके, लेकिन वहाँ भी विद्रोही रॉकेट लॉन्चर से रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। फ्रंट लाइन में मौजूद सभी नेवी की टीम अपने हथियारों से लगातार फायरिंग करते रहते हैं। ये वक्त बहुत मुश्किल होता है कि गोलाबारी किस दिशा से हो रही है, लेकिन अंततः कई गोलियों के बाद वहाँ मौजूद सभी विद्रोहियों को नेवी मारने में सफल हो जाती है और एम्बेसडर्स को शिप पर सेफली ले जा सके। इसके बाद फिर से विलियम और जर्नलिस्ट के सीन को दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वे सभी जख्मी होकर जमीन पर पड़े होते हैं। जिया जब होश में आता है तो वह सभी को बचाना चाहता है, लेकिन तभी विद्रोही टीम वहाँ फिर पहुँच जाती है। जिया अपना फोन गाड़ी में छोड़कर साथ ही एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। असल में जिया ने फोन वहीं इसलिए रखा था ताकि गाड़ी जहां भी जाए वह बाद में उसकी लोकेशन मालूम कर सके। विद्रोही टीम विलियम समेत कुछ लोगों को लेकर चले जाते हैं। इसके बाद जिया दूसरे फोन से हेल्पलाइन पर कॉल करता है और पूरा मामला विस्तार से बताता है। ये न्यूज तुरंत नेवी बेस तक पहुंच जाती है। वहाँ एक चाइनीज सोल्जर मेंडोंग फंसा हुआ होता है। नेवी कमांडर कैप्टन यिंगरुई को बताते हैं कि किसी भी हालत में मेंडोंग को बचाना है। इसके लिए इस देश की सेना उन्हें सपोर्ट देगी, लेकिन थोड़ी ही देर में पता चलता है कि इस देश की सेना मदद नहीं कर पाएगी। तब नेवी कमांडर कैप्टन यिंगरुई को ये मिशन बिना किसी
सपोर्ट के करने का आदेश देते हैं। उनके पास समय भी बेहद कम है, आज के दिन ही किसी भी तरह उन्हें शिप पर वापस पहुंचाना है। इसलिए कैप्टन यंग सभी को बताते हैं कि यह मिशन बहुत ही टफ और खतरनाक होने वाला है। हम नहीं जानते कि देश के अंदर क्या हो रहा है और कितने विद्रोही मौजूद हैं, इसलिए हमें अपनी पूरी ताकत लगा कर मेंडोंग को जिंदा वापस लाना है। इसी बीच जर्नलिस्ट जिया कैप्टन को जबरदस्ती साथ ले जाने के लिए दबाव डालती है। जिया चाहती है कि वह येलो केक के बारे में सारी जानकारी बताए, लेकिन कैप्टन कहता है कि मेरा मिशन सिर्फ मेंडोंग को बचाना है, येलो केक में किसी भी तरह की मदद नहीं कर सकता। लेकिन जिया बहुत जिद्दी है। कई बहसों के बाद कैप्टन अंततः उसे टीम के साथ लेने के लिए मजबूर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नया राष्ट्रपति और उसकी फैमिली पोर्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक स्पाई ये देख लेता है और जाकर ग्रुप के लीडर शाहिद को सूचना दे देता है। शाहिद तुरंत एक वीडियो भेजता है। नेवी बेस को वीडियो में धमकी देते हैं कि अगर राष्ट्रपति की फैमिली को उनके हवाले नहीं किया गया तो इन चाइनीज नागरिकों की हत्या कर दी जाएगी। इसके बाद जिया के असिस्टेंट अब्बू की गर्दन काट कर एक डेमो दिखाते हैं। ये देखकर कमांडर पूरी तरह गुस्से में आ जाता है। अब सिर्फ चियाओ लोंग यूनिट फोर्स ही सभी को बचाने में बेहतरीन है। इसके बाद जियाओलोंग यूनिट फोर्स इस देश की सेना के साथ एक मरु घाटी के रास्ते से आगे बढ़ती है। असल में वे इस आर्मी कॉन्वॉय को एस्कॉर्ट कर रहे थे, लेकिन थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद जाका की टीम अचानक उन पर हमला कर देती है। वे कुछ समझ पाते कि इससे पहले ही जाका ने उनकी गाड़ियां ब्लास्ट करना शुरू कर दिया। जोरदार हमले के बाद भारी गोलाबारी शुरू हो जाती है। जाका की टीम ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है। उनकी गोलियों की बौछार में वहाँ मौजूद सिपाही एक एक करके गिरने लगते हैं। चाइनीज कमांडोज किसी तरह खुद को कवर में छिपाए रखते हैं। जब नेवी टीम खुद को नीचे फंसा हुआ देखती है तो सभी मिलकर एक ऊंची जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब भी लगातार मोर्टार शेल उन पर गिरते रहते हैं। इसी दौरान एक मोर्टार शेल उस बस पर गिरता है जिसमें इस देश के कुछ रेस्क्यू किए गए नागरिक मौजूद होते हैं। वह बस पूरी तरह तबाह हो जाती है और सभी लोग बुरी तरह मारे जाते हैं। अब किसी भी हालत में ये पता लगाना जरूरी हो जाता है कि मोर्टार फायरिंग कहाँ से हो रही है और इसे जल्द ही रोकना होगा। इसके लिए एक सोल्जर ड्रोन बम उड़ाकर मोर्टार लॉन्च करने की लोकेशन ट्रैक कर लेता है और उस पर हमला कर देता है। कुछ देर के लिए मोर्टार अटैक रुकते ही नेवी टीम सामने मौजूद विद्रोहियों पर जोरदार हमला बोल देती है। शार्प शूटिंग के जरिए चाइनीज मरीन उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन तभी कहीं से एक स्नाइपर इस टीम पर हमला कर देता है। ये जाकर ग्रुप का स्नाइपर बेहद हाई लेवल और स्किलफुल होता है। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही परफेक्ट स्नाइपिंग करने में माहिर होता है। इधर नेवी टीम का स्नाइपर लगातार ढूंढ कर मोर्टार अटैक करने वालों को ढेर करता रहता है, लेकिन वहाँ उस दुश्मन स्नाइपर को किसी भी तरह लोकेट नहीं कर पाता। दूसरी तरफ जाका टीम का स्नाइपर सन की लोकेशन अच्छे तरीके से मालूम कर लेता है। जैसे ही वहाँ अपनी टीम को यह जानकारी देता है, वे तुरंत सन पर अचानक अटैक कर देते हैं। किस्मत से सन बुरी तरह घायल तो होता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। इसी बीच बाकी दुश्मनों पर स्नाइपिंग करते समय सन फायरिंग की फ्लैशलाइट देखकर समझ जाता है कि वह स्नाइपर कहाँ छुपा हुआ है। जल्द ही पूरी टीम उस दिशा में फायरिंग शुरू कर देती है ताकि दुश्मन स्नाइपर अपनी पोजीशन बदलने पर मजबूर हो जाए। वहीं सन अपनी स्नाइपर राइफल के साथ एक अच्छे मौके का इंतजार करने लगता है। जब जाकर स्नाइपर को मालूम हो जाता है कि अब मेरी जिंदगी खतरे में है, तो वह एक मिरर की मदद से सन की आंखों में तेज चमक मार कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही सन अपना शॉट लेता है, गोली जाकर उस स्नाइपर के कान पर लगती है। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी ओर दुश्मनों के मोर्टार हमले से इस देश की आर्मी की बमों से भरी गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती हैं और चारों तरफ बिखर जाती हैं। चाइनीज नेवी उन्हें डिफ्यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाते। नतीजतन एक जोरदार धमाका होता है और सभी लोग मलबे के नीचे दब जाते हैं। बाद में एक एक करके सबको मलबे से बाहर निकाला जाता है और आखिरकार सभी अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद नेवी बेस से यंग को यह खबर मिलती है कि अब इस देश की तरफ से उन्हें कोई भी मदद नहीं मिल पाएगी, इसलिए दिन खत्म होने से पहले ही उन्हें दूसरे रूट से बाशाम नाम के गांव में पहुंचकर अपने नागरिकों को रेस्क्यू करना होगा। कमांडर का आदेश मिलते ही वे अपनी एक गाड़ी तैयार करते हैं और बाशाम नाम के उस गांव की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां उनके नागरिकों को कैद करके रखा होता है। इधर जाका का लीडर शाहिद उस साइंटिस्ट विलियम से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वह विलियम से उस पेन ड्राइव के बारे में पूछता है जिसमें बम बनाने का फॉर्मूला रखा हुआ था। जब विलियम मना कर देता है तो उसे अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया जाता है। आखिरकार विलियम बता देता है कि वह पेन ड्राइव रेगिस्तान के बीच कहीं गिर गई थी। ये सुनते ही जाका की टीम उस पेन ड्राइव को ढूंढने निकल जाती है। दूसरी तरफ जियाओलोंग यूनिट फोर्स उस गाँव के काफी करीब पहुँच जाती है। वहाँ एक घर में घुसते ही वे सबसे पहले कुछ लोगों को मार देते हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते इस घर की लड़कियों को कैद कर रखा था। दरअसल इसी घर में खाना बनाया जाता था और इसे जाका के मेन बेस तक पहुंचाया जाता था। यहीं पर जिया बताता है कि इस जाका बेस में लगभग 150 सैनिक मौजूद हैं। उनके सामने हमारी ये 8 लोगों की टीम किसी भी हालत में ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएगी। लेकिन यंग साफ कह देता है भले ही हमें खुद शहीद होना पड़े, लेकिन किसी भी हालत में हमें अपने नागरिकों को बचाना ही होगा। इसके बाद वे सभी मिलकर ये प्लान बनाने लगते हैं कि इस
नामुमकिन से लगने वाले मिशन को आखिर किस तरह अंजाम दिया जाए। सन कहता है कि मैं तुम्हें बेस के बाहर से कवर दूंगा और हम सभी इसी तरह का ड्रेस पहनकर अंदर घुसेंगे जैसा वे पहनते हैं, ताकि कोई हमें देखकर पहचान न सके। हमारा मुख्य टारगेट ये होगा कि किसी भी तरह की लड़ाई में ना पड़ते हुए तकनीकी तरीके से मेंडोंग को वहां से बाहर निकालना होगा, क्योंकि हमारे पास जो सीमित मात्रा में गोलियां हैं उनके साथ सभी विद्रोहियों के साथ लड़ना असंभव है। किसी भी हालत में मेंडोंग को अच्छे तरीके से यूनिट बेस के पीछे लेकर जाना होगा और उसकी गाड़ी में उन्हें यह एरिया छोड़कर बाहर जाना होगा। लेकिन यह ख्याल रखना होगा कि अगर हम पकड़े गए तो आखिरी दम तक हमें इस लड़ाई में लड़ना होगा। टीम के सभी सिपाहियों ने इस प्लान को स्वीकार कर लिया और अब ये 8 निडर नेवी मरीन सोल्जर्स एक मुश्किल मिशन की तरफ बढ़ते हैं। टीम के सभी सोल्जर्स छत के जरिए मिशन में घुसते हैं और जाका के रास्तों में प्रवेश करते हैं। वे खाना देने का बहाना बनाकर पहुंचते हैं उस होस्टेज रूम में जहां मेंडोंग को कैद किया गया था। वहां जिया उसे आहिस्ता आहिस्ता बता देता है कि चाइनीज सोल्जर्स यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे काम करते रहो। इसी बीच एक अन्य सोल्जर खाली ट्रक लेकर उसे होस्टेज रूम के पास खड़ा कर देता है ताकि ट्रक के जरिए सभी को बाहर लेकर जाया जा सके। सभी वहीं इंतजार करते हैं मेंडोंग के आने का, लेकिन पहाड़ की चोटी पर एक अन्य सैनिक नेवी बेस यूनिट के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। वह देखता है कि उनके एंटीना को किसी ने पेड़ों और झाड़ियों से छुपा दिया है। शाहिद तुरंत कहता है कि उस चाइनीज नागरिक को खत्म कर दो और उनके शिप पर हमला करो। ये सुनते ही वे चाइनीज शिप पर मिसाइल लॉन्च कर देते हैं, लेकिन नेवी कमांडर की असाधारण कुशलता के कारण वे उन बमों को नाकारा करने में कामयाब हो जाते हैं। चाइनीज आर्मी के पहुंचने की खबर सुनते ही जाका बेस से मेंडोंग को मारने के लिए बाहर लेकर आते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वहाँ असल में जर्नलिस्ट जिया थी। दरअसल जिया मेंडोंग के साथ ड्रेस बदल लेती है। अगर ये पकड़ी गई तो असली मेंडोंग सेफ रह सकेगा। और इसी बीच पूरी टीम अलर्ट हो जाती है और समझ जाती है कि अब उन्हें लड़ाई करनी होगी, क्योंकि अब जिया को किसी भी हालत में सुरक्षित तरीके से बाहर लेकर जाना होगा। और जाका के सिपाही जब जिया को इंटरोगेट करने लगते हैं तभी पीछे से कैप्टन यंग आकर सभी को हेडशॉट मारकर जमीन पर गिरा देता है। इसी बीच मेंडोंग को एक गाड़ी में बैठा कर बेस से बाहर लेकर जाते हैं, लेकिन रास्ते में लोहे के रॉड पर टायर पंचर हो जाता है और उनकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। भीतर यंग और जिया हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही एक जाका का आदमी पंचर गाड़ी को चेक करने के लिए आता है तो सभी एक साथ फायरिंग और ग्रेनेड फेंकना शुरू कर देते हैं। यहीं से शुरू होती है एक भयानक लड़ाई। ऊपर से स्नाइपर, घर के अंदर से कैप्टन यंग और बाहर बाकी टीम के मेंबर एक एक होकर जाका के सभी मेंबर्स को ढेर करते हैं। इसी बीच हम फिर से उस डरावने स्नाइपर को देखते हैं जिसने थोड़ी देर पहले उनके साथ लड़ाई की थी। वे समझ जाते हैं कि यहाँ भी स्नाइपर अटैक हो रहा है। काफी खोज के बाद चाइनीज स्नाइपर उसकी लोकेशन ट्रैक करता है और अपनी ड्रैगन ऑन राइफल से दोनों को गोली मारकर जख्मी कर देता है। इसके बाद वहाँ ऐसी जगह पर पोजीशन ले लेता है जहाँ से उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसी बीच दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इस नेवी की टीम में हेनरी नाम की एक लड़की भी होती है। वह मेंडोंग को कवर देते हुए उसकी जान बचाती रहती है। इस लड़की की जो एरोगेंस और टफ फाइटिंग इस मूवी में दिखाई गई है वो सच में नेक्स्ट लेवल की लगती है। जाका की फोर्स के पास रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड, हैवी मशीन गन और असॉल्ट राइफल जैसे सभी हथियार होते हैं। इन हथियारों से वे चारों तरफ से नेवी टीम को घेर लेते हैं। लेकिन चाइनीज नेवी कोई आर्म फोर्स नहीं होती। वे अपनी घातक स्किल्स से एक एक करके दुश्मनों को ढेर कर देती है। फिर भी जाका के मेंबर्स लगातार बढ़ते ही जा रहे होते हैं। इधर टीम का एम्यूनिशन भी अब लगभग खत्म होने की कगार पर होता है। उस वक्त उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। तभी एक सैनिक एक टैंक देख लेता है और तुरंत उसके अंदर घुसकर उसे गोली मार देता है। इसके बाद वह उसी टैंक से ब्रिज के मुख्य हिस्से पर हमला करता है और एक साथ कई विद्रोहियों को मार गिराने में कामयाब हो जाता है। फिर एक टीम मेंडोंग को लेकर गाड़ी से बेस छोड़ देती है। वहीं 2 और सैनिकों के साथ कैप्टन यंग उस टैंक में सवार होकर उनके पीछे पीछे चलता है। दूसरी तरफ जाका का खतरनाक स्नाइपर अब भी तबाही मचाए हुए होता है। काफी खोजबीन के बाद डोंगली उसकी लोकेशन ढूंढ निकालता है, लेकिन लोकेशन मिलने के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं होती। वह एक ऐसे एंगल पर बैठा होता है कि उसे किसी भी तरह ढूंढना नामुमकिन होता है। तभी सन एक चालाकी के साथ एक प्लान बनाता है। वह पहले डोंग से कहता है कि दीवार के एक ही पॉइंट पर लगातार फायरिंग करके एक सुराख बनाया जाए। डोंग जैसे ही यह काम करता है सन उसी दीवार पर बने हुए गड्ढे के अंदर से अपना शॉट लेता है। इस तरह गोली दीवार को चीरती हुई निकलती है और जाका के उस खतरनाक स्नाइपर को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इसी बीच वह टीम मेंबर जो पहाड़ की चोटी पर कम्युनिकेशन के लिए था, उस पर अचानक जाका के 5 विद्रोही हमला कर देते हैं। अकेले होने और अचानक अटैक होने की वजह से वह ज्यादा देर तक फाइट जारी नहीं रख सका था। अंततः उसे जाका फोर्स के हाथों अपनी जान देनी पड़ती है। इसी दौरान शिप को खबर मिलती है कि जियाओलोंग टीम
से अब कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इसलिए उनके लिए एक ड्रोन भेज देते हैं ताकि उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। दूसरी तरफ देखा जाता है कि हेनरी की टीम मेन डोंग को लेकर भाग रही है, लेकिन पीछे से जाकर यूनिट फोर्स हमला कर देती है। मजबूरन वे एक बिल्डिंग के अंदर जाकर पनाह लेते हैं। यहाँ भी उनके बीच भारी फाइटिंग होती है। इस लड़ाई में हेनरी की टीम का एक मेंबर ग्रेनेड के धमाके में हाथ खो देता है और एक के गले में गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। इन मौतों से हेनरी बहुत टूट जाती है। ठीक इसी समय सन और डोंग वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। दूसरी तरफ यंग, जिया और सन एक मरुस्थल में पहुंच जाते हैं, लेकिन पीछे से जाकर फोर्स अपने टैंक के साथ उन पर हमला कर देती है। इसके बाद लड़ाई शुरू होती है। टैंक पर लगातार अटैक होने की वजह से यंग की टीम का टैंक लगभग पूरी तरह से खत्म होने ही वाला होता है। ठीक इसी समय वह ड्रोन वहां पहुंचता है। ये ड्रोन जाकर के टैंक को डिफ्यूज कर देता है और यंग की टीम को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद 4 हेलीकॉप्टर वहां पहुंचते हैं और उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। मुल्क की सेना इस मिशन में मदद करती है। इस मिशन में टीम के 8 में से 3 मेंबर्स मारे जाते हैं और बाकी जख्मी होकर शिप में वापस लौटते हैं। यहीं पर नेवी मरीन का यह मिशन खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। यंग सोचता है कि उनके देश का मिशन पूरा हो गया है, अब उन्हें इस देश की शांति के लिए येलो केक की कहानी को भी खत्म करना होगा। इसीलिए वे सभी मिलकर एक अनऑथोराइज्ड मिशन शुरू करते हैं। इस मिशन का उद्देश्य है कि येलो केक किसी भी तरह से आतंकवादियों के हाथ न लगे। इसके लिए वे जाका फोर्स के लीडर शाहिद को रोकने का मिशन शुरू करते हैं। वे हेलीकॉप्टर से जंपिंग सूट पहनकर सीधे नीचे उतरते हैं और येलो केक उत्पादन स्थल की तरफ बढ़ जाते हैं। वहाँ देखा जाता है कि येलो केक लेने के लिए उसी देश की सेना का एक ऑफिसर भी पहुंच गया है। यह देखकर शाहिद काफी हैरान हो जाता है। वह अपने पास रखा वो फॉर्मूला उन्हें दे देता है, लेकिन इसी समय जाका फोर्स शाहिद को फोन करके कहती है कि वह उसके साथ सभी को मार डालो। आदेश मिलते ही जाका फोर्स उन पर हमला कर देती है। इसी बीच यंग अचानक हमला करता है और शाहिद को कैदी बना लेता है। इधर हेनरी पहले ही एक गाड़ी के नीचे छुपकर येलो केक की शिपमेंट वाले एयरप्लेन में पहुंच चुकी थी। जैसे ही यंग का ऑनर्डर आता है, वह भी वहां हमला करती है। वहां एक विशाल विद्रोही के साथ उसने काफी देर तक लड़ाई की और वह किसी तरह पीछे हट नहीं रहा था। कई फाइटिंग के बाद हेनरी चीनी रेसलिंग का इस्तेमाल करते हुए उस विद्रोही की गर्दन की हड्डी को तोड़ देती है और उसे मारने में सफल होती है। लेकिन इसके बाद एक और विद्रोही हेनरी को हाईजैक करके कैदी बना लेता है। इसी बीच यंग शाहिद को लेकर उस प्लेन के पास पहुंचता है। विद्रोही हेनरी को होस्टेज बनाए हुए शाहिद को छोड़ने के लिए दबाव देता है। तभी दूर से एक स्नाइपर देखकर शॉट जल्दी लेता है और हेनरी को बचाते हुए विद्रोही को हेडशॉट से मार देता है। कोई और रास्ता न बचते देख शाहिद खुद ही सुसाइड कर लेता है। इसके बाद जाकर फोर्स फिर से उन पर हमला करने लगी थी। इस मौके पर हेनरी प्लेन में मौजूद एक रॉकेट लॉन्चर से उन पर हमला करती है और उनके हेलीकॉप्टर को कमजोर कर देती है। बाकी टीम इस मौके का फायदा उठाकर प्लेन के अंदर घुसने में कामयाब हो जाती है और अंततः सभी इस नरक से सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह नेवी मरीन का मिशन कामयाब हो जाता है। लास्ट सीन में उनके सहयोगियों को गार्ड ऑन ऑनर दिया जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।